चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आप लोगों के हर बार कमेंट्स आते हैं कि सबसे पहले तो बात करेंगे एलएमसी का मतलब होता है लो मेडिकल कैटेगरी और एडीएस का मतलब होता है अल्कोहल डिफिशिएंसी सिंड्रोम, या इसे हम लोग इंटॉक्सिकेशन भी कह सकते हैं, यानी कि नशा करना। जबकि आपका फॉर्म टर्म भरा जाएगा उसमें ये इंटॉक्सिकेशन वर्ड्स आएंगे, यानी कि हम शराब को नशे के रूप में कंज्यूम करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। तो फौज के अंदर, सेना के अंतर्गत लिकर जो है ऑथराइज की गई है भारत सरकार के द्वारा, यानी कि उनको लिकर दी जाती है। तो लिकर के लिए जो है पैक जो है निर्धारित किए गए हैं, यानी कि अगर आप पीस एरिया में होते हैं तो आपको जो है कुछ डे होते हैं यूनिट की, जो यूनिट के अंतर्गत है, जिस यूनिट से आप ताल्लुकात रखते हैं, उनकी जो ड्रिल होती है, उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एसओपी मतलब होता है स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर, तो ये सब चीज जो बनाए होते हैं उसके आधार पर आपके डे निर्धारित होते हैं। डिपेंड ऑन सीओपी, कमांडिंग ऑफिसर पे डिपेंड भी होता है कि अपने जवानों को क्या वेलफेयर दे रहा है। तो इन सब चीजों पर, जैसे किसी यूनिट में हो सकता है खास तौर पे भारतवर्ष में मंगलवार के दिन जो है इंडिया के अंतर्गत मंगलवार को माना जाता है, ट्यूसडे को माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी को माना जाता है, तो उस पर जो है लिखकर बंद होता है। किसी पर बृहस्पतिवार को बंद होता है और बाकी दिन जो है लिखकर पीस में खोला जाता है, या क्लब जेसीओ क्लब या एनसीओ क्लब, जो क्लब आजकल तो एनसीओ क्लब बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी खोला जाता है, यानी कि उसमें 2 पैक निर्धारित होते हैं। या डिपेंड करता है कि आप कितना कंज्यूम कर सकते हैं, तो उस कंज्यूम के आधार पर जो है आपकी कैपेसिटी क्या है, उसके आधार पर आप लेते हैं। ये सब चीज आपको जानकारी है। लेकिन अगर हम अनऑथराइज्ड लिक्वर को कंज्यूम करते हैं, डे से हटकर, जब डे निर्धारित किए गए हैं लेकिन डे से हटकर जब हम लिक्वर को कंज्यूम करते हैं, तो वो डिसिप्लिनरी केस में आ जाता है, यानी कि अनडिसिप्लिनरी केस हो जाता है। यानी कि जब ड्यूटी कर रहा है जवान, तो ड्यूटी करते हुए उसने लिक्वर को कंज्यूम किया है, या चलते फिरते जो डे नहीं है, 7 बजे बाद क्लब शुरू होने वाला है लेकिन दिन में हमने पैग लगा ली, तो उस वाले केसेस में आपको अनडिसिप्लिनरी केस में लिया जाएगा। जब आपकी पकड़ाई हो जाती है, यानी कि जब आपको पकड़ लिया जाता है, तो आप पकड़ लिए जाते हैं कि आपने लिक्कर को कंज्यूम किया गया है, या आपकी रिपोर्ट लगती है, तो आपको ऐसा नहीं होता कि सीओ तुमको उसमें चार्जशीट कर देगा। ये सब चीज अगर ड्यूटी में अनऑथराइज कर रहे हैं तब तो आपको चार्जशीट भी सीओ कर सकता है, रेड एंट्री कर सकता है, कमांडिंग ऑफिसर आपको रेड एंट्री के लिए बुला सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें जो है आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपने हो सकता है आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, तो उसकी वजह से आपने नशे को यूज कर लिया, तो उसके लिए आपको रिव्यू की जरूरत होती है, यानी कि मेडिकल रिव्यू। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास भेजा जाता है। अब जब आप डॉक्टर के पास भेजे जाते हैं, यानी कि ये आरएमओ के द्वारा आप सीधे डॉक्टर के पास जाएंगे हॉस्पिटल, और आप सीधे साइकेट्रिक वार्ड में पहुंचेंगे, यानी कि साइकेट्रिक जो है डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेगा। ट्रीटमेंट करने के बाद वो मेडिकल अथॉरिटी जो है, यानी कि जो डॉक्टर है, वो बता देगा कि इसको यूनिट को जो है फॉर्म टर्म भेजने के लिए बोले, कि आपके पलटन को बताया जाएगा कि फॉर्म 10 भेजे हॉस्पिटल के लिए। उस डॉक्टर उसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट करेगा, यानी कि आपका पर्सनल बिहेवियर क्या है, पलटन के अंदर आपका पर्सनल बिहेवियर क्या है, प्लस साथ में आपका प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है। पर्सनल बिहेवियर मतलब लोगों के साथ कैसे आप बिहेव करते हैं, अपने बड़ी सीनियर और ओहदेदारों के साथ, और कैसे काम करते हैं। अगर आप एनसीओ है तो अपने जूनियर को कैसे डील करते हैं और सीनियर को कैसे आप डील करते हैं, ये सब चीज पर्सनल बिहेवियर में आता है। और साथ में आप क्या करते हैं, कितना लिखकर करते हैं, कितने करते हैं, कितनी बार पकड़ाई हो गई आपकी। और प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब होता है प्रोफेशनल, आप जो आपकी जो ड्रिल है उसके अंतर्गत आपने कितने कोर्सेज कर रखे हैं, आप कौन से गेम्स में अच्छे हैं, आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, मिलिट्री को जो स्टडी होती है उसमें जो है मिलिट्री के जो टैक्टिक्स होते हैं उसमें आपकी कितनी पकड़ मजबूत है, आपके कोर्सेज क्या है, अवार्ड क्या है, आपने कौन कौन से कद्दू में तीर मारे हैं, सरल शब्दों में, वो सब चीज उसमें फॉर्म 10 में भरा जाता है। यानी कि उसको कंपनी कमांडर
भरता है। आपका फॉर्म 10 जो है कंपनी कमांडर उसको फिल करता है, खुद कंपनी कमांडर करता है। यानी कि हॉस्पिटल से जब मैसेज आएगा तो कंपनी कमांडर, आपका कंपनी कमांडर, बैटरी कमांडर या जो भी होगा वो आपके फॉर्म 10 को फिलअप करेगा, अपने हैंड राइटिंग से उसको फिल करता है। और उसके बाद जो है आपके सिग्नेचर होंगे, आपके कमांडिंग ऑफिसर के बाद आपको मेडिकल अथॉरिटी उस हॉस्पिटल को फॉर्म 10 भेज दिया जाएगा। उसके आधार पर डॉक्टर आपको रिव्यू करेगा। अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक रहा या आपकी कोई पहले आरआई नहीं है, रेड एंट्री नहीं है, ओएसएल में तो ऑफिस विदाउट लीव होता है, और एडब्ल्यूएल होता है एब्सेंस टू विदाउट लीव। तो एडब्ल्यूएल और ओएसएल और आरआई आपकी अगर नहीं है, यानी कि आपका कैरेक्टर अभी तक ठीक ठाक रहा है, तो डॉक्टर उसके अनुसार आपका ट्रीटमेंट करता है। बाकी आपकी जांचें चलती रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दवाइयों से आपको रोका जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको कैटेगरी दी जाएगी S3T24, यानी कि 6 मंथ के लिए आपको जो है कैटेगरी में रख सकता है। हो सकता है डॉक्टर 3 महीने के लिए भी कैटेगरी दे सकता है, लेकिन 6 मंथ के लिए मैंने लिए आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट रिव्यू के लिए आपको 6 महीने के लिए कैटेगरी देखता है। लेकिन 6 महीने के बाद फिर आपको रिव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बीच में आपने फिर लिक्कर को कंज्यूम करके आपने पकड़ाई कर ली और आपका लिक्कर जांच हुआ, और लिक्कर जांच में आपका लिक्कर ज्यादा आ गया, तो फिर आपको जो है वो फिर कैटेगरी करेगा, 1024 के लिए कैटेगरी करेगा। लेकिन उसके बीच में अगर आपने 6 महीने के लिए कैटेगरी किया, फिर दूसरे 6 महीने के लिए कैटेगरी, और इस एक साल 6 महीने के ड्यूरेशन, 6 महीने के बाद के 6 महीने के ड्यूरेशन में अगर फिर लिक्कर को कंज्यूम करता है, तो मेडिकल अथॉरिटी के पास ये राइट्स होते हैं कि आपको इनवैलिड मेडिकल आउट कर सकता है। तो मेडिकल अथॉरिटी ये आपके पलटन से रिलेटेड नहीं है, आपकी बटालियन से कोई मतलब नहीं है इसका कि आपका सीओ आपको घर भेज देगा, आपके पलटन वाले घर भेज देंगे, नहीं, आपका डॉक्टर ही आपको घर भेज देगा। यानी कि मेडिकल अथॉरिटी आपको घर भेज सकती है। डॉक्टर मेडिकल अथॉरिटी के पास ये राइट्स होते हैं कि आप सेना के लायक नहीं है, और इसके लिए आपको घर भेजा जा सकता है, इनवैलिड पेंशन आउट कर दिया है, क्योंकि बार बार लिखकर को कंज्यूम करेंगे और जवान की जो है जरूरत है सेना को, और वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा, इसलिए उसको घर भेजने में सेना को लगता है कि घर भेजने में उससे फायदा होगा, इसलिए मेडिकल अथॉरिटी उसको घर भेज सकती है 6 महीने के ड्यूरेशन में, अगर वो लिखकर कंज्यूम करते हुए पकड़ा गया। फिर उसके बाद अगर मेडिकल रिपोर्ट अगर ठीक ठाक रही, तो मेडिकल रिपोर्ट ठीक ठाक रही, तो फिर उसके बाद डॉक्टर फिर एग्जामिन करने के लिए आपको S2 कैटेगरी करेगा, यानी कि 2 साल के लिए फिर कैटेगरी कर देगा, यानी कि S2 परमानेंट कैटेगरी कर देगा। S2 ब्रैकेट में परमानेंट या P आपका जो कहते हैं वो आपको कैटेगरी का है। लेकिन फिर 2 साल के अंतर्गत आपने लिखकर कंज्यूम करने के बाद फिर आप अगर हॉस्पिटल पहुंच गए, तो फिर उसके बाद मेडिकल अथॉरिटी के पास ये राइट है कि आपको इनवैलिड पेंशन बोर्ड आउट किया जा सकता है। आपके सीओ पर जो है निर्धारित नहीं होता है। सीओ चाह गया कि मेरा जवान जो है घर नहीं जाए, मैं अपने जवान को भाई घर अभी भेजना नहीं चाहता हूं, हो सकता है कोई डोमेस्टिक इशू हो सकता है, लेकिन नहीं, हॉस्पिटल ही घर भेज देगा। डॉक्टर के पास, मेडिकल अथॉरिटी के पास ही राइट्स हैं। अब बात करते हैं इसमें आगे क्या होगा। अब क्या अगर हॉस्पिटल अगर घर भेज देगा तो क्या पेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये भी बात जरूरी है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं तो ये क्या सर्विस पे इंक्लूड है या नहीं है। जो जवान हॉस्पिटल में अगर एडमिट होता है वो सारे चीज जो होते हैं वो सर्विस में इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। इन बातों को ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब नंबर दूसरा आता है कि अगर डॉक्टर अगर घर भेज देता है, इनवैलिड पेंशन आउट कर दिया जाता है, या आपकी पलटन आपको घर भेजती है, सीओ बोलता है कि घर भेजो, इनवैलिड पेंशन आउट कर दो, आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉल कर दिया जाता है और आपको घर भेज दिया जाता है इनवैलिड पेंशन आउट करके, तो उसके बाद या अभी सिस्टम जो है आरआईबी सिस्टम चल गया है इम्पेयरमेंट वाला, तो उसमें दौरान भी आप घर आपको आईएमबी कर सकता है। सीओ के पास ये पूरी अथॉरिटी है, पूरी पावर है, और मेडिकल अथॉरिटी के पास भी पूरी पावर है। अब इन केसों में अगर घर भेज दिया जाएगा तो आपको इनवैलिड पेंशन ऑथराइज होगी, लेकिन आपको डिसेबिलिटी पेंशन ऑथराइज नहीं होगी। आपका जो फिर नंबर दूसरा, आपको सर्विस पेंशन भी ऑथराइज नहीं होगी। सर्विस पेंशन मतलब 15 साल से जो ऊपर सर्विस कर जाता है, 15 साल
क्वालिफाइंग सर्विस होती है उसको सर्विस पेंशन ऑथराइज होती है, लेकिन जो 15 साल से कम सर्विस करते हैं उनको सर्विस पेंशन ऑथराइज नहीं होती है। तो इस वजह से आपको इनवैलिड पेंशन ऑथराइज होगी, जिसमें आपका जो लास्ट ड्रॉन आउट पे होता है, यानी कि पे स्लिप के जिसमें आप रिटायर जा रहे हैं उस महीने की पे स्लिप का बेसिक पे, क्लासिफिकेशन पे और मिलिट्री सर्विस पे, अगर आप ग्रुप एक्स वाले हैं तो आपका ग्रुप एक्स पे, इन सबको जोड़ के बटा 2 कर देंगे, उतनी आपकी क्या होगी, पेंशन बनेगी और यही आपकी पेंशन कहलाएगी। और उसमें डियरनेस रिलीफ, आप रिटायरमेंट हो गए तो आपके बेसिक पेंशन में डियरनेस रिलीफ भी जोड़ दिया जाएगा। तो इन बातों को आपने समझना है, यानी कि अब आपको अंदाजा आएगा कि इनवैलिड पेंशन में जो है आपको पेंशन ऑथराइज होगी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर उस दौरान अगर आपके सीओ ने आपकी रेड एंट्री करी हो पहले, या आप AWL हो गए या OSL हो गए, तो इन सब चीजों के लिए जो है आपके जितने दिन की आपकी RI हुई है, मान लिया 7 डेज की RI हुई या 28 डेज की आपकी RI हुई, तो उस RI के दौरान आपके डेज को माइनस कर लिए जाएंगे। ये सभी चीजों में ऑथराइज होता है। आपके MSc मिलिट्री मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन जो होता है उसमें भी ये चीज ऑथराइज होती है, ये चीज माइनस हो जाता है। आपका AWL और OSL भी माइनस हो जाता है। अगर आप छुट्टी से एक दिन भी लेट होते हैं तो आजकल तुरंत मैसेज आपके रिकॉर्ड को कर दिया जाता है और आप तुरंत जो है OSL या AWL जो भी आप होते हैं उसको आपको घोषित कर दिया जाएगा और आपकी तनख्वाह को सीधे रोक दिया जाएगा। तो ये डायरेक्ट होता है, इसमें कोई रोकथाम नहीं होती है, क्योंकि कोई भी चीज का, किसी भी चीज का रिस्क नहीं लिया जा सकता है। छुट्टी के दौरान अगर आप एक दिन लेट हो गए तो फिर कहां थे, गवर्नमेंट को क्या जवाब दिया जाएगा, मिलिट्री आगे क्या जवाब देगी। तो इसलिए आपको तुरंत ही आपकी सैलरी को बंद कर दिया जाता है हॉट मैसेज के द्वारा। आप जानते हैं मैसेज कैसे भेजा जाता है, इन बातों को समझना, वो दिन आपके माइनस हो जाएंगे। अब बात करेंगे नंबर दूसरा, अगर आपकी सर्विस पूरी कंप्लीट है यानी कि क्वालिफाइंग सर्विस है तो उस वाले केसेस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन ADS केस में ऑथराइज नहीं होती है। भले ही कोर्ट के अंदर काफी सारे केसेस लड़े गए हैं, इसमें कुछ केसेस ऐसे लड़े गए हैं जिनको इन चीजों का शायद बेनिफिट मिला हो, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिन चीजों में बेनिफिट नहीं मिला है, उसको डिसिप्लिनरी केस में रख दिया गया है कोर्ट के अंतर्गत भी, लेकिन उनको सर्विस पेंशन ऑथराइज होगी लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन ऑथराइज नहीं होगी। इन बातों को आपने समझना। अब बात करते हैं आपकी ग्रेजुएटी जो होती है, मिनिमम 5 ईयर सर्विस होती है, यानी कि जवान ने अगर 5 साल की सर्विस अगर कर दी तो उसको ग्रेजुएटी ऑथराइज हो जाती है, तो उसको आपका ग्रेजुएटी आपको मिलेगा, आपका लीव इनकेसमेंट आपको मिलेगा, आपका फंड जो है वो फंड भी आपको मिलेगा, वो सारा पैसा आपका है। लेकिन आप जो हम पेंशन को जो कम्यूट करते हैं वो पेंशन जो है आपकी कम्यूट नहीं हो पाएगी, क्योंकि कम्यूटेशन करने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस करनी बहुत जरूरी होती है जो कि 15 साल होती है, इसलिए आप अपने पेंशन को कम्यूट नहीं कर सकते हैं इस वाले केसेस में। तो ये जानकारी थी अभी तक के लिए, मैंने आपको समझा दिया है सब कुछ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ADS में अल्कोहल डिफिशिएंसी सिंड्रोम में एस कैटेगरी किया जाता है, इंटॉक्सिकेशन भी हम कह सकते हैं, शॉर्टकट में इसको हम ADS भी कह सकते हैं, और एस कैटेगरी इसमें ऑथराइज होती है। तो दोस्तों आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है, अगर 15 साल से अगर कम सर्विस है तो आपको इन चीजों में इनवैलिड पेंशन ऑथराइज होगी, और अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है तो डिसेबिलिटी पेंशन ऑथराइज नहीं होगी। हालांकि इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं कि मुझे डिसेबिलिटी पेंशन क्यों ऑथराइज नहीं हुई जबकि डॉक्टर ने मेरे को मेडिकल कैटेगरी किया हुआ है। इसके लिए आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, अपनी AFT में आप अपील कर सकते हैं। अगर AFT में अपील का मौका नहीं दिया गया है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और आप अब गवर्नमेंट से ये चीज को ले सकते हैं। हालांकि आज के दिन में इन सब चीजों के लिए मेडिकल कैटेगरी का जो बेनिफिट है, यानी कि जो डिसेबिलिटी का बेनिफिट है, उसको लेना काफी ज्यादा टफ हो चुका है, क्योंकि आप जब भी मेडिकल डिसेबिलिटी लेने अगर कोर्ट में पहुंचेंगे तो गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बना दिए हैं कि आपकी डिसेबिलिटी को रोकने के लिए 10 वकील गवर्नमेंट खुद खड़ा कर दे रही है। यानी कि आपका वकील होगा और पीछे जो है 10 वकील जो है वहां सरकारी वकील सरकार ने खड़े करे होंगे कि आपकी डिसेबिलिटी पेंशन को कैसे रोका जाए। तो इन बातों को समझना, और जब कोर्ट ने आपके डिसेबिलिटी पेंशन को लागू कर दिया है
तब भी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री आपके डिसेबिलिटी पेंशन को आगे बढ़ा ही नहीं रही है। आजकल ऐसे केसेस हो रहे हैं, तो इन बातों को आपने समझना है, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा टाइप का आज के दिन में बना दिया गया है। तो दोस्तों ये थी अभी तक की जानकारी। मुझे लगता है कि आप एडीएस के लेके अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम इंटॉक्सिकेशन को लेकर लिकर कंज्यूम करने पर होने वाले डिसिप्लिनरी केसेस पे जब आपको फॉर्म 10 भर के हॉस्पिटल भर्ती कर दिया जाता है, उस केसेस में क्या पेंशन मिलेगी या नहीं मिलती। ये थी अभी तक की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, चैनल को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।